टॉपिक है आज का हाइड्रोस्फीयर या हाइड आर्च, जल क्रमक। आज पढ़ेंगे जल क्रमक क्या है, जल क्रमक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हाइड्रोस्फीयर तालाब व झील के भीतर होने वाले अनुक्रमण की क्रमिक अवस्थाएं हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। अब बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। सेकंड है सबमर्ज स्टेज। थर्ड है रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। फोर्थ है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। फिफ्थ है एम्फीबियस और रीड स्वैम स्टेज। सिक्स है मार्स और सीज मेडो सेवंथ है वुडलैंड स्टेज। एट्थ है फॉरेस्ट स्टेज। इस प्रकार हाइड्रोस्फीयर के विकास के निम्न अवस्थाएं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, सबमर्ज्ड स्टेज, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, एम्फीबियस और रीड स्वैम्प स्टेज एंड मार्स और सैज मेडो स्टेज। सेवंथ है वुडलैंड स्टेज, एट्थ है फॉरेस्ट स्टेज। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज क्या है? यह हाइड्रोस्फीयर के विकास की प्रथम अवस्था है। हाइड्रोस्फीयर के विकास की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है ये। इसमें विकट परिस्थितियां पाई जाती है, जैसे इसमें विकट परिस्थितियां पाई जाती है जैसे प्रकाश की अधिकता, जल की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई एंड
मृदा व पोषक तत्वों की कमी। मृदा व पोषक तत्वों की कमी। इन परिस्थितियों में एक यूनिसेलुलर पादप समुदाय निर्मित होते हैं, जैसे डायटम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके स्पोर्स एंड सीड्स हवा के माध्यम से मृदा कणों के साथ जल की सतह पर आने के पश्चात ये जर्मिनेट होकर पादप समुदाय निर्मित कर लेते हैं। इनके अलावा एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टस ये एल्गी एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर वाटर के अंदर वाटर में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। एंड इनके अलावा स्पायरोगायरा एंड क्लेडोफोरा हाइड्रोडिप्टियन ये एल्गी भी जल में अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। कालांतर में इन प्लांट्स के मृत होने के पश्चात जल की गहराई कम होने लगती है तथा इनके मृत होने से जल के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि आने वाला पादप समुदाय निर्मित हो सके, पादप समुदाय वृद्धि कर सके। नेक्स्ट स्टेज है इसकी सबमर्ज्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज है सबमर्ज्ड स्टेज। तालाब व झील के जल की गहराई धीरे धीरे कम होने लगती है। जल की गहराई कम होने से सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफिलम, नायास इत्यादि प्लांट्स तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, या इनके स्पोर्स हवा के माध्यम से जल की सतह पर पहुंचते हैं। पहुंचने के पश्चात जर्मिनेट होकर अपना समुदाय निर्मित कर लेते हैं। ये पादप इतनी तीव्र गति से वृद्धि करते हैं कि इनकी लीव्स होती है, जो जल की सतह होती है, उस जल की सतह को पूर्ण रूप से या जल की सतह के ऊपर आच्छादित हो जाती है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश तीव्र गति होने पर भी जल के भीतर प्रवेश नहीं करता है। कालांतर में इन प्लांट्स के मृत होने के पश्चात जल की गहराई और कम हो जाती है तथा जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तथा जो आने वाला समुदाय है उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां और भी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेज इसकी थर्ड स्टेज है, जो आने के लिए तैयार है। रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। इसके बाद में रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज आती है। इस स्टेज के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं
इनकी रूट्स, इनमें रूट्स पाई जाती है जो जमीन के, जो मृदा के भीतर पाई जाती है। अब बात इसके अंदर जो जल की गहराई कम हो जाती है, फाइटोप्लैंक्टन व सबमर्ज्ड स्टेज के प्लांट्स मृत होने के पश्चात जल की गहराई कम हो जाती है तथा जल के भीतर कुछ मृदा के कण जमा हो जाते हैं, जिससे कि आवासीय एक प्लांट्स के लिए आवासीय स्तर बन जाता है। उस आवासीय स्तर के अंदर इन प्लांट्स की रूट्स जमा हो जाती है, या जो रूट्स होती है उसमें मृदा के भीतर पाई जाती है तथा उसका एरियल पार्ट्स सूट एंड लीव्स होती है वो हवा में पाए जाते हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, पोटामोजिटॉन इत्यादि प्लांट्स, इनकी रूट्स मृदा के अंदर पाई जाती है तथा जो लीव्स एंड स्टेम हवा में पाए जाते हैं या वायवीय भाग में पाए जाते हैं। ये तीव्र गति से ये भी वृद्धि करते हैं। कालांतर में ये प्लांट्स मृत होने के पश्चात जल की गहराई और भी कम हो जाती है, तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनका अपघटन कर दिया जाता है, जिससे कि वाटर के अंदर, जल के अंदर पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। तो बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज है रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इस स्टेज में जो प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, ट्रापा मार्सिलिया, निम्फिया एंड स्पायरोडेला, वोल्फिया, लेमना। इन प्लांट्स के अंदर रूट्स पाई जाती है, जो रूट्स मृदा के भीतर होती है तथा वायव्य भाग, शूट्स भाग, जैसे स्टेम व लीव्स वायव्य भाग होते हैं। लीव्स के अंदर जो पेटियोल पाए जाते हैं वो बड़े व कोमल, लंबे व कोमल पाए जाते हैं। कालांतर में इन प्लांट्स के मृत होने के पश्चात तथा इस स्टेज के अंदर जो जल की गहराई होती है लगभग 5 फीट तक रह जाती है। जो फ्लूटेड फ्लोटिंग स्टेज होती है उसमें जल की गहराई लगभग 5 फीट तक रह जाती है, जिससे कि इन प्लांट्स की रूट्स मृदा के भीतर होती है तथा जो सूट वाला भाग होता है, स्टेम व लीव्स होती है, वो एरियल पार्ट्स होते हैं जो हवा के अंदर पाए जाते हैं। स्टेज है फिफ्थ स्टेज, एम्फीबियस और रीड स्वैम स्टेज। अब बात करेंगे फिफ्थ स्टेज की। इस स्टेज में फ्लोटिंग एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, की लीव्स जल के ऊपर पूर्ण आच्छादित हो जाती है, जिससे जल में प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है तथा जो परिस्थितियां होती है, यह परिस्थितियां स्थलीय पादपों के लिए अनुकूल
हो जाती है। इन प्लांट्स के अंदर प्रकंद एवं कंद इत्यादि पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? टाइफा एंड सेजिटोरिया। ये प्लांट्स, इस स्टेज के अंदर ये प्लांट्स संपूर्ण जल की सतह को लीव्स के द्वारा घेर लेते हैं। प्रकाश को जल के भीतर पहुंचने या प्रकाश की कम मात्रा ही पहुंच पाती है तथा ये विकट परिस्थितियां स्थलीय पादपों के लिए अनुकूल बन जाती हैं तथा इन प्लांट्स के अंदर कंद एवं प्रकंद इत्यादि पाए जाते हैं। कालांतर में ये प्लांट्स मृत होने के पश्चात उर्वर भूमि बन जाती है। जो भूमि बनती है वो उर्वर भूमि बन जाती है। उसमें पोषक तत्वों की मात्रा तथा कार्बनिक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कि जो नया समुदाय स्थापित होगा उस नए समुदाय के लिए अनुकूल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है 6, मॉड्स एंड और सेज मेडो स्टेज। सेज मेडो स्टेज। इस अनुक्रमण की अवस्था में प्लांट्स की वृद्धि अत्यधिक तेज होती है। पादपों की वृद्धि अत्यधिक तेज होती है। इन पादपों में कंद, प्रकंद आदि पाए जाते हैं जो अपनी इनकी अपस्थानिक जड़ें मृदा में स्थित रहती है, दलदली मृदा में स्थित रहती है। इन आवासों में जल तथा एरेशन, वाटर एंड एरेशन का इस स्टेज में प्लांट्स की ग्रोथ फास्ट होती है। इन प्लांट्स में कंद, प्रकंद आदि पाए जाते हैं। इनकी अपस्थानिक जड़ें दलदल भूमि में स्थिर रहती है। दलदल भूमि में स्थिर रहती है तथा इनमें वाटर एंड एरेशन की कमी होती है। एरेशन की कमी होती है। इस स्टेज के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर कंद, प्रकंद इत्यादि पाए जाते हैं तथा इनकी जड़ें दलदल भूमि में स्थिर रहती है और इनके अंदर वाटर एंड एरेशन की कमी पाई जाती है तथा जो दलदल भूमि थी वो कच्छ भूमि में चेंज हो जाती है, कच्छ भूमि में बदल जाती है। दलदल भूमि वाला समुदाय धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है तथा इस समुदाय के अंदर, इस स्टेज के अंदर बड़े बड़े घास के मैदान पनपते हैं। इनके अलावा जंकेसी, साइप्रेसी एंड पोएसी कुल के पादप समुदाय विकसित होते हैं। विकसित होने के पश्चात कालांतर में ये समुदाय मृत हो जाते हैं। मृत होने के पश्चात
जो भूमि होती है उस भूमि के ऊपर वृक्ष पनपते हैं, बड़े बड़े वृक्ष पनपते हैं। नेक्स्ट स्टेज है वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज क्या है? दलदल भूमि की समाप्ति पर, दलदल भूमि की समाप्ति पर शाकीय समुदाय विकसित होते हैं। दलदल भूमि की समाप्ति पर वुडलैंड स्टेज में शाकीय समुदाय विकसित होते हैं। ये पादप जड़ों के आसपास जहां जलाक्रांत अवस्था होती है, ये पादप जहां इन पादपों की जड़ें जहां जलाक्रांत अवस्था अधिक होती है वहां पर ये अधिक पनपते हैं। ये पादप जहां जलाक्रांत अवस्था अधिक होती है उसमें आसानी से जीवन यापन करते हैं। आसानी से जीवन यापन करते हैं। शाकीय पादप वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भूमि को और शुष्क बनाते हैं। ये पादप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा भूमि को और भी अधिक शुष्क बनाते हैं। ये पादप दलदल भूमि की समाप्ति पर शाकीय समुदाय विकसित होते हैं। ये पादप जहां जलाक्रांत अवस्था अधिक होती है उसमें आसानी से जीवन यापन करते हैं या आसानी से अपनी वृद्धि कर लेते हैं। ये पादप वाष्पोत्सर्जन द्वारा भूमि को और अधिक शुष्क बनाते हैं तथा कालांतर में ये पादप मृत होने के पश्चात या ये मृत शाकीय पादपों पर जीवाणु, बैक्टीरिया व सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिया करके भूमि को और अधिक उर्वर बनाते हैं। इस प्रकार वुडलैंड स्टेज कंप्लीट है। एक बार फिर से देखते हैं दलदल भूमि की समाप्ति पर। इससे पहले दलदल भूमि थी। दलदल भूमि की समाप्ति पर शाकीय समुदाय विकसित होते हैं। ये पादप जहां जलाक्रांत अवस्था अधिक होती है, ये शाकीय पादप जहां जलाक्रांत अवस्था अधिक होती है उसमें आसानी से ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये पादप वाष्पोत्सर्जन द्वारा भूमि को और अधिक शुष्क बना देते हैं
लेकिन कालांतर में ये पादप मृत होने पर या इन मृत पादपों पर बैक्टीरिया व माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिया करके भूमि को और अधिक उर्वर बनाते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेज है फॉरेस्ट स्टेज या क्लाइमैक्स स्टेज। क्लाइमैक्स फॉरेस्ट एट्थ स्टेज है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट या फॉरेस्ट स्टेज। अब बात करते हैं फॉरेस्ट स्टेज की। जलीय आवासों में क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा उर्वर भूमि का निर्माण होता है। जलीय आवासों में जिस पर जलवायु के प्रभाव से चरम समुदाय निर्मित होते हैं। चरम समुदाय निर्मित होते हैं। इस समुदाय में अनेक समुच्चय पाए जाते हैं। क्लाइमैक्स फॉरेस्ट या फॉरेस्ट स्टेज जलीय आवासों में क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा उर्वरा भूमि का निर्माण होता है, जिस पर जलवायु के प्रभाव से चरम समुदाय निर्मित होते हैं। इस समुदाय में अनेक समुच्चय पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय वनों का विकास होता है। उष्णकटिबंधीय वनों का विकास तथा उष्ण आर्द्र सदाबहार वनों का विकास और आर्द्र शीतोष्ण वनों का विकास। इस प्रकार क्लाइमैक्स फॉरेस्ट या फॉरेस्ट स्टेज में वनों का विकास होता है। इस उर्वर भूमि में वनों का विकास होता है। फॉरेस्ट स्टेज जलीय आवासों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा फर्टाइल भूमि का निर्माण होता है, उर्वर भूमि का निर्माण होता है, जिस पर जलवायु के प्रभाव से चरम समुदाय निर्मित होते हैं। इस समुदाय में अनेक समुच्चय पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण वहां पर उष्णकटिबंधीय वनों का विकास अधिक होता है और उष्ण आर्द्र सदाबहार वनों का विकास होता है और आर्द्र शीतोष्ण वनों का भी विकास होता है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट या फॉरेस्ट स्टेज के अंदर।
उष्ण आर्द्र सदाबहार वनों के अंदर कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे यूजीनिया, यूजीनिया बॉम्बैक्स इत्यादि। एंड इसके अंदर आर्द्र शीतोष्ण वनों के अंदर रोडोडेंड्रॉन एंड अल्मस इत्यादि प्लांट्स पाए जाते हैं।